हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। और आज अपनी क्लास अपन वायुमंडल से स्टार्ट करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान की सारी क्लासें हमने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। सारी क्लासों के क्वेश्चन एमसीक्यूज हमने डिस्कस करवाए हैं और उसके साथ साथ टॉपिक का भी डिस्कशन साथ में हुआ है, यानी कि जो चीज़ें उसमें आई हैं हमने सबको डिटेल में आपको बताया है। अब यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, जलवायु विज्ञान यहाँ से पढ़ेंगे और जलवायु विज्ञान के सारे टॉपिक आपको कवर करवाएंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो हमारी क्लासें यदि आपको यूज़फुल लग रही हो तो हमारी क्लासों को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी पहली क्लास वायुमंडल की संगठन एवं संरचना से। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। पहला क्वेश्चन है आपका, जलवायु एवं मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं। देखो, जलवायु और मौसम दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक बार इनको देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। जलवायु और मौसम, देखो मौसम क्या होता है, जब वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और घनत्व इनमें थोड़े समय में ही परिवर्तन हो जाए, यानी कि मौसम में थोड़े समय में परिवर्तन होता है। मौसम में परिवर्तन थोड़े समय बाद ही हो जाता है, क्योंकि जैसे अभी धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद धूप नहीं होगी या आंधी आ जाएगी या गर्मी पड़ने लगेगी, ये कहलाता है आपका मौसम। थोड़ी देर की वातावरण की गतिविधि थोड़े समय में परिवर्तन, यानी कि वायुमंडलीय तापमान है, घनत्व है, दबाव है, उनमें थोड़े समय में यदि परिवर्तन होता है तो उसे कहेंगे हम मौसम। और एक है जलवायु। जलवायु में दीर्घकालीन परिवर्तन होता है, दीर्घकालीन परिवर्तन। दीर्घकालीन परिवर्तन, देखो दो चीजें हैं, मौसम, जलवायु मौसमी दशाओं का थोड़े टाइम में परिवर्तन, थोड़े समय परिवर्तन तो कहलाएगा मौसम, और लंबे समय में परिवर्तन कहलाएगा आपका जलवायु। अब बात करते हैं इनकी आगे की। जलवायु एवं मौसम संबंधी परिवर्तन, समस्त परिवर्तन होते हैं। ये आपके वायुमंडल की परतें दी हुई हैं। वायुमंडल की परतों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कौन सी परत है, क्षोभमंडल है। उसके बाद आता है आपका समताप मंडल, फिर मध्यमंडल आता है, उसके बाद आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में डिटेल से। तो बात है जलवायु और मौसमी परिवर्तन। क्षोभमंडल में होते हैं जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादलों का बनना, वर्षा का होना, ओस पड़ना आपका, ठीक है, और उसके बाद जैसे तापमान, वायुदाब, जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सारी घटित होती हैं किसमें, क्षोभमंडल में। इसलिए इसको अपन क्षोभमंडल या परिवर्तित मंडल भी कहते हैं, यानी कि इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वह गैस जिसके निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है। तीसरा सर्वाधिक है। देखो, वायुमंडल की गैसों की यदि बात करें तो सर्वाधिक गैस मिलती है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद मिलती है आपकी ऑक्सीजन। उसके बाद मिलती है आपकी ऑर्गन, और उसके बाद मिलती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद मिलती है आपकी नियोन, फिर मिलती है हीलियम, फिर मिलती है हाइड्रोजन। इनकी मात्रा की यदि बात करें तो 78 यानी 78.2
0.08% तो मिलती है आपकी नाइट्रोजन, 78.08% मिलती है आपकी नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की यदि बात करें, ये मिलती है 20.95%। ऑर्गन मिलती है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है 0.032%। नियोन की यदि बात करें तो ये मिलती है 0.0018%। हीलियम की यदि बात करें तो ये मिलती है 0.0005%। और यदि हाइड्रोजन की बात करें ये मिलती है 0.00005%। इस प्रकार की ये गैसें वायुमंडल में मिलती हैं। अब बात कर रहा है हमसे तीसरी सर्वाधिक में से कौन सी है? ऑर्गन। तीसरी सर्वाधिक गैस है आपकी ऑर्गन। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सभी का मैंने इसकी मात्रा आपको बता दी है, कौन कौन सी कितनी कितनी है, तो इसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की परत या परतें जो एपल्टन परत के नाम से जानी जाती है। एपल्टन परत, देखो आयनमंडल की परतों के पार्ट हैं। आयनमंडल में इन परतों में बांटा गया है आयनमंडल को, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। अस्सी से 90 किलोमीटर तक ये मिलती है आपकी डी परत। 90 से 130 तक मिलती है आपकी ई परत, और 130 से 300 तक मिलती है आपकी एफ परत, और 300 से 640 किलोमीटर तक मिलती है आपकी जी परत। ये इनकी ऊंचाई है। आयनमंडल की परतों में 4 परतें हैं, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। इनकी अलग अलग ऊंचाई के बारे में मैंने आपको बताया है। 80 से 90 किलोमीटर, 90 से 130 किलोमीटर, 130 से 300 किलोमीटर और 300 से 640 किलोमीटर। ये आयनों को अपनी जो रेडियो तरंगें ऊपर जाती हैं उनको वापस भेजने का काम करती हैं। इसीलिए आयनमंडल हमारी संचार सेवाओं में हमारा सहयोग करता है। अब देखो डी परत है, ये लघु तरंगों को प्रत्यावर्तित करती है, लघु तरंगों को परावर्तित करती है। ठीक है, और ई परत जो है आपकी, ये दीर्घ तरंगों को करती है, मध्यम तरंगों को, दीर्घ तरंगों को, दीर्घ, और एफ जो है आपकी दोनों को करती है। ठीक है, अब बात करते हैं एपल्टन परत। देखो एपल्टन परत कहते हैं अपन एफ परत को कहते हैं एपल्टन परत। एपल्टन परत, और ई परत का नाम है कैनली हेविसाइड परत। कैनली हेविसाइड। ठीक है, इन दोनों परतों के अलग नाम हैं। ई परत को अपन कहते हैं कैनली हेविसाइड, एफ परत को कहते हैं अपन एपल्टन परत। इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे हमने आपको ये डिटेल से बताया भी है। तो अब देख लो एफ परत। एफ परत किसकी बात कर रहा है? एपल्टन परत की। तो एपल्टन परत किसको कहते हैं? एफ परत को। और यहाँ पे एफ परत की दोनों परतें दी हुई हैं, F1 और
F2 परत। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है? देखो हरित ग्रह गैस वे हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक हैं। पृथ्वी के जो वायुमंडल का तापमान है उसको बढ़ाने में सहायक जो गैसें हैं उनको अपन कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, हरित ग्रह गैस। तो इनमें देखो आपकी मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तीन गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरित ग्रह गैसों के बारे में बताया कि ये क्या करती हैं। हरित ग्रह गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में मदद करती हैं और ऑक्सीजन जो गैस है वो ये कुछ ऐसा नहीं करती है। इसलिए इनमें से हरित ग्रह गैस कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी ऑक्सीजन। अगला है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में प्रमुखतः पाई जाती हैं। तो वायुमंडल देखो, वायुमंडल तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला है गैस है, दूसरा है जलवाष्प और तीसरा है धूलकण। देखो प्रमुखतः इन चीज़ों से मिलकर आपका वायुमंडल बना है। गैसें हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जिसमें अपन हल्की गैसें और भारी गैसें पढ़ते हैं। ठीक है, और जिनमें हम स्थायी और अस्थायी गैसें भी पढ़ते हैं। ठीक है, जलवाष्प के बारे में बात करें तो जलवाष्प जो वायुमंडल में नमी पाई जाती है वो जलवाष्प के ही कारण पाई जाती है। धूलकणों की यदि बात करें तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन आपको देखने को मिलता है, यानी प्रकाश इतना फैला हुआ है और आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में जो काम करते हैं वो करते हैं आपके धूलकण। तो ये वायुमंडल इन घटकों से मिलकर बना है। घटकों की अगर बात करें तो गैस, जलवाष्प और धूलकण वायुमंडल के तीन घटक अपन पढ़ते हैं। अब गैसों में भी पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की मुख्यतः पाई जाती है। देखो पृथ्वी के नजदीक वे गैसें पाई जाएंगी जो भारी गैसें होंगी। ठीक है, भारी गैसें जो होंगी वो पृथ्वी के नजदीक पाई जाएंगी और जो हल्की गैसें होंगी वो कहाँ पाई जाएंगी? वायुमंडल की ऊपरी परतों में। देखो हीलियम और हाइड्रोजन जो गैसें हैं, हल्की गैसों की यदि बात करें, हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन, ये हैं आपकी हल्की गैसें। जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 ये हैं आपकी भारी गैसें। तो हमसे पूछ रहा है वायुमंडल में पृथ्वी के नज़दीक, तो पृथ्वी के नज़दीक इनमें से कोई दो गैसें पाई जाएंगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 में से। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो हैं, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन पाई जाती है 20 किलोमीटर तक और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो ये पाई जाती है 100 किलोमीटर तक। ये पाई जाती है 100 किलोमीटर तक। तो सर्वाधिक नजदीक की यदि बात करेंगे तो इनमें से भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होंगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सर्वाधिक किस गैस का प्रतिशत है? मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में वायुमंडलीय गैसों के बारे में बताया है। जैसे कि देखो आपकी नाइट्रोजन है, सर्वाधिक पाई जाती है कितनी? 78.08%। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है 20.94%। इसको हम 21% भी कह देते हैं सीधा। अगला है ऑर्गन, ये पाई जाती है 0.93%। फिर है आपकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये पाई जाती है 0.032%।
ये प्रमुख 4 गैसें हैं जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद यदि पढ़ेंगे तो नियोन है, ठीक है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, ठीक है, ये सभी गैसें इनके अलावा वायुमंडल में पाई जाती हैं। प्रमुखतः 10 गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो हमने यहाँ पे बात की सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो सबसे अधिक प्रतिशत की यदि बात करें तो इनमें से कौन सा है, नाइट्रोजन का। कितना है, 78.08%। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस नहीं है। मैंने बताया था आपको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, स्थायी गैस, स्थायी गैस है और अस्थायी गैस है। देखो अस्थायी गैसों की यदि बात करें तो अस्थायी गैसों में है आपकी CO2 हो गई, ओजोन हो गई, CO2 हो गई, ओजोन हो गई और हो गई आपकी नियोन। ये तो है आपकी अस्थायी गैसें। स्थायी गैसों की यदि बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की गैसें आपको बताई, स्थायी और अस्थायी गैसें। देखो स्थायी गैसों का मतलब है जिनमें परिवर्तन ना हो, यानी कि जिस मात्रा में वायुमंडल में स्थित हैं उसी मात्रा में रहें, उनको तो कहेंगे अपन स्थायी गैसें। और अस्थायी गैसों से मतलब है ऐसी गैसें जिनमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, या तो बढ़ रही हैं या घट रही हैं। तो CO2 के बारे में आपको पता होगा, CO2 की वृद्धि हो रही है। इसका प्रमुख प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि अपने पृथ्वी का जो तापमान है, वायुमंडल का जो तापमान है, उसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। वो किसके कारण हो रही है, CO2 के कारण ही हो रही है। ओजोन की यदि बात करें तो आपने ओजोन क्षेत्र के बारे में सुना होगा। ओजोन क्षेत्र जो है वो ओजोन गैस की कमी ही है। ओजोन जो परत है, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, समताप मंडल में मिलती है, उस परत में क्षति हो रही है या उसका विनाश हो रहा है, उसी को अपन ओजोन क्षरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कमी आ रही है। तो ये प्रमुख गैसें मैंने स्थायी गैसें और अस्थायी गैसें आपको बताई। तो इनमें से हमसे पूछा है स्थायी गैस है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड अस्थायी है, ओजोन अस्थायी है, नियोन अस्थायी है। तो स्थायी गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। यानी कि वायुमंडल की जो परतें हैं, वायुमंडल की संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसमें वायुमंडल की परतों को पढ़ते हैं। और वायुमंडल की परतों को भी हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, वायुमंडल की परतों को 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक तो तापमान के आधार पर वर्गीकरण उनका, और एक पढ़ते हैं रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। तापमान पर आधारित जो वर्गीकरण है उसमें हम 5 परतें पढ़ते हैं, और रासायनिक परिवर्तन पर, जो रासायनिक आधार पर जो वर्गीकरण है परतों का, उस पर हम 2 परतें पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पहले देखते हैं तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तापमान के आधार पर वर्गीकरण की यदि बात करें तो हम पढ़ेंगे इसमें 5 परतें। पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल। देखो क्षोभ मंडल मिलती है आपकी 13 किलोमीटर। अब इसमें यह भी है, देखो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है और विषुवत रेखा पर ऊंचाई ज़्यादा है। ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर के आसपास मिलती है, और विषुवत रेखा की यदि बात करें तो 18 किलोमीटर के आसपास मिलती है। तो औसतन इसकी बात करें तो कितनी है, 13 किलोमीटर औसतन है इसकी। ठीक है, समताप मंडल की बात करें तो 13 से 50 किलोमीटर। फिर है मध्यमंडल, इसकी है
50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई। इसके बाद पढ़ते हैं अपन आयन मंडल, और आयन मंडल की है 80 से 640 किलोमीटर। और इसके बाद पढ़ते हैं अपन बाह्य मंडल, बाह्य मंडल की है 640 से, देखो कहीं कहीं अपन 1000 पढ़ते हैं और कहीं कहीं 10,000, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 10,000 किलोमीटर तक। और 10,000 किलोमीटर के बाद आपका ब्रह्मांड स्टार्ट हो जाता है। 13 किलोमीटर, 13 से 50, 50 से 80, 80 से 640 और 640 से 1000 किलोमीटर, ये इनकी ऊंचाई के आधार पर है। अब देखो क्षोभमंडल के बारे में हम बात करते हैं। जितनी भी वायुमंडलीय परिवर्तन होते हैं, मौसमी घटनाएं जितनी होती हैं, सारी किसमें होती हैं? क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान कम होता है, ठीक है, तापमान कम होता है, जिसे तापीय पतन दर कहते हैं। तापीय पतन दर, तापमान का परिवर्तन होता है, एक सेकंड, हाँ, क्षोभमंडल की हम बात कर रहे थे। क्षोभमंडल में जितनी भी वायुमंडलीय या मौसमी घटनाएं होती हैं, सब किसमें होती हैं? क्षोभमंडल में। आंधी, तूफान, वर्षा, बादल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, वो सारी घटनाएं होती हैं क्षोभमंडल में। फिर ऊपर की तरफ जब जाते हैं क्षोभमंडल में, तो तापीय परिवर्तन होता है, जिसको हम तापीय पतन दर कहते हैं। उसकी गति की यदि दर की यदि बात करें, तापीय पतन दर की गति दर जो होती है वो होती है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो ये था आपका क्षोभमंडल, और इसकी ऊपरी सीमा को कहते हैं क्षोभ सीमा, जो कि 1.5 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। समताप मंडल की बात करते हैं, 13 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है समताप मंडल की। इसमें तापमान 20 किलोमीटर तक की यदि बात करें तो तापमान समान रहता है, और 20 किलोमीटर से जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होगी, और वृद्धि का यहाँ पे कारण है ओजोन परत। ओजोन परत में जैसे ही अपन प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे तापमान बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका समताप मंडल। और ये अपने वायुयान जितने भी होते हैं, वायुयानों की उड़ान के लिए उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं समताप मंडल में, इसलिए वायुयानों के लिए सबसे सुरक्षित परत है ये। मध्यमंडल की यदि बात करें तो मध्यमंडल में, समताप मंडल के बाद यदि मध्यमंडल में जाएंगे तो तापमान कम होगा, तीव्रता से कम होगा। सबसे कम तापमान है मध्यमंडल में, और जैसे जैसे हम मध्य सीमा तक जाएंगे तो मध्य सीमा पर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाएगा। मध्य सीमा पर तापमान -90 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सबसे ठंडी परत इसको कह सकते हैं। आयन मंडल की यदि बात करें तो आयन मंडल में आयनों का विखंडन होता है, ठीक है। और इसमें जो अपने पृथ्वी से संचार सेवाएं जितनी संचालित हैं, पृथ्वी से जितनी भी संचार सेवाएं या संचार तरंगें जाती हैं, तो आयन मंडल ही इनको वापस परावर्तित करके अपने केंद्रों तक भेजता है, और हम इनकी सेवाओं का लाभ ले पाते हैं, संचार सेवाओं का। और बाह्य मंडल की बात करें तो ये आपके आयन मंडल से ऊपर की जो परत है, इसको अपन बाह्य मंडल कहते हैं। तो ये था आपका वर्गीकरण तापमान के आधार पर। एक वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर दो परतें हैं, सममंडल और विषममंडल। दूसरा है विषममंडल। ये 90 किलोमीटर तक है, और ये 90 से 1000 किलोमीटर तक है, ठीक है। यह है आपका रासायनिक आधार पर वर्गीकरण है, जिसको अपन दो पार्टों में पढ़ते हैं, सममंडल और विषममंडल। सममंडल में देखो आपकी क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये परतें आती हैं। बाकी आती हैं आपके विषममंडल में। इसको सममंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गैसों की समानता पाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद यदि विषममंडल में जाते हैं तो गैसें विषम पाई जाती हैं, उनकी आयतन में किसी की ज़्यादा है, कोई कम है, या कोई ज़्यादा है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। तो
वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है धरातल से ऊपर की ओर। तो धरातल से ऊपर, पृथ्वी से धरातल की ओर जाएंगे तो, सॉरी, धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्षोभ मंडल आएगा पहले, फिर समताप मंडल आएगा, फिर आयन मंडल आएगा और फिर मध्य मंडल, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि समताप मंडल में मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं, आंधी तूफान वर्षा वगैरह जितनी भी मौसमी घटना हैं वो नहीं होती हैं आपके समताप मंडल में, और तापमान भी समान रहता है, इसलिए सबसे अनुकूल माना जाता है वायुयानों के लिए या जेट विमानों के लिए सबसे ज़्यादा समताप मंडल। क्यों माना जाता है, अब देखते हैं ऑप्शन में। इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है, ऐसा नहीं है। अगला है, इस परत में तापमान सम रहता है जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है, ये सही है। आगे भी देखते हैं, यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक सीमा से बाहर है, ये भी नहीं है, ये गलत है। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, ये सही है, इसमें बादल तथा मौसमी घटनाएं नहीं होती, ऑप्शन डी, यानी कि बी भी गलत है। इस परत में तापमान सम रहता है जो इंजन की दक्षता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये गलत है। मैंने आपको बताया कि मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं समताप मंडल में, जो कि जेट विमानों के लिए उपयोगी है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला है, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत, देखो समताप मंडल में यदि हम जाते हैं तो 20 किलोमीटर तक, यानी कि 13 से 20 किलोमीटर तक की यदि बात करें समताप मंडल में, तो तापमान स्थिर रहता है। 13 से 20 किलोमीटर तक तापमान स्थिर रहेगा, लेकिन 20 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी, सॉरी, तापमान में वृद्धि होगी, और उसका कारण है ओजोन परत। ओजोन परत समताप मंडल में है और ये पाई जाती है आपकी 15 से 35 किलोमीटर तक। और सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक सघनता की बात करें, ये पाई जाती है सर्वाधिक सघनता 25 से 35 किलोमीटर तक, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। इसका काम क्या है, ये सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है या पृथ्वी की रक्षा करती है। सूर्य से परावैंगनिक किरणें आती हैं, उनको अवशोषित कर लेती है ओजोन परत, ठीक है। और ओजोन परत से जो विकिरण जो आती हैं, इनसे हमको नुकसान होता है, स्किन कैंसर वगैरह इससे के प्रभाव हैं। ओजोन जो सूर्य की विकिरणें आती हैं, परावैंगनिक किरणें, परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, ठीक है। तो ओजोन परत किस में है आपकी, समताप मंडल में। इसके बारे में दो एक बात भी हमने की, समताप मंडल में कहाँ मिलती है, सर्वाधिक सघनता इसकी कहाँ तक है, और ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है। इसमें आजकल आपको क्षरण भी देखने को मिला, यानी कि ओजोन क्षरण अपन पढ़ते हैं, तो उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा, 1987 में जो हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन क्षरण को रोकने के लिए एक सम्मेलन था, जो कि 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल शहर में, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे ये हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है, जीवन की सुरक्षा करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट प्रश्न में बताया था कि सूरज से आने वाली परावैंगनिक किरणें हैं, उनका अवशोषण करती है आपकी ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत इन परतों का अवशोषण कर लेती है और उससे रक्षा करती है प्राणी जगत की, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की उससे रक्षा करती है। ये जो सूर्य से आने वाली विकिरण हैं, ये प्राणियों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनती हैं, इसलिए इनको ये सोख लेती है, तो हमारी रक्षा होती है। अब इनमें से कौन करता है, देखो, ट्रोपोस्फियर यानी कि मध्य मंडल है, ट्रोपोस्फियर को, सॉरी, क्षोभ मंडल अपन कहेंगे, और
आयनोस्फीयर आयन मंडल है। ओजोन परत, ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी 15 से 35 किलोमीटर तक क्षेत्र में ये मिलती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है, ओजोन परत का ही मैंने आपके बारे में पिछले 2 क्वेश्चन में डिटेल से आपको बताया है कि ओजोन परत क्या कार्य करती है। तो समताप मंडल में इसका क्या कार्य है, ऑप्शन देखते हैं। भूमंडलीय ताप को स्थिर करना, भूमंडलीय ताप को स्थिर करने के लिए आपको CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है। भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, भूकंपों की आवृत्ति से इसका कोई मतलब नहीं है ओजोन परत का। मानसूनों की विफलता से बचाना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। भूतल पर परावैंगनी विकिरणपात को थामना, ये है। अभी मैंने बताया था कि धरातल पर जो सूर्य से परावैंगनी किरण आती हैं या हानिकारक विकिरण आती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है ओजोन परत, उनको अवशोषण कर लेती है और धरातल तक नहीं आने देती। इसलिए ये ओजोन परत को अपन कहते हैं आपकी सुरक्षा कवच, यानी कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ओजोन परत बताती है, यानी कि ओजोन परत हमें क्या बताती है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति से इसका कोई मतलब नहीं है। शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, ये भी नहीं है। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे परत, पृथ्वी की सतह से लगभग, जी नहीं, ये भी नहीं है। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत, ये कहीं तक सही है आपका। ओजोन परत कहाँ पे है, मैंने आपको बताया था समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर तक मिलती है ओजोन परत, और ये अब बात कर रहा है 15 से 20 किलोमीटर तक, यहाँ पर ओजोन परत आपकी उपस्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए, यानी कि हमारी जो संचार तरंगें हैं, पृथ्वी पर जो संचार व्यवस्था संचालित है, उनकी तरंगों को जैसे ही ये आपके टावर्स जो होते हैं या एंटीना अपन बोल सकते हैं, ये ऊपर की तरफ भेजते हैं, और वहाँ पे कौन सी परत है जो उन विकिरणों को या तरंगों को वापस पृथ्वी की तरफ भेजती है। तो मैंने आयनमंडल के बारे में आपको बताया था कि संचार व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए आयनमंडल का प्रमुख योगदान है, क्योंकि ये पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को परावर्तित करके वापस पृथ्वी पर भेजती है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये आयन मंडल है, ठीक है, आयन मंडल। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, आयन मंडल, यानी आयनोस्फीयर हमारी रेडियो तरंगों को विक्षेपित करता है वापस पृथ्वी की तरफ। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, देखो ध्रुवीय प्रकाश के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो ध्रुवीय प्रकाश अपन को दिखता है आयन मंडल में। देखो 2 प्रकार से होता है ये ध्रुवीय प्रकाश, ध्रुवीय प्रकाश, एक तो दिखता है हमको ये उत्तरी ध्रुव पर, और एक हमको दिखता है ये दक्षिणी ध्रुव पर। देखो दक्षिणी ध्रुव पर जो दिखता है, सॉरी उत्तरी ध्रुव पर जो दिखता है, इसको अपन कहते हैं अरोरा बोरियोलिस। या इसको अपन सुमेर ज्योति भी कहते हैं, सुमेर ज्योति। और दक्षिणी ध्रुव पर जो दिखता है इसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसको अपन कुमेर ज्योति कहते हैं। कुमेर ज्योति। ये देखो सूर्य का प्रकाश है, ये कभी कभी पर आयन मंडल में दिखता है। ध्रुवीय प्रकाश 2 प्रकार का होता है, ये उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर।
उत्तरी ध्रुव पर इसको अपन कहते हैं अरोरा बोरियोलिस और या सुमेर ज्योति, और दक्षिणी ध्रुव पर इसको अरोरा ऑस्ट्रियोलिस यानी कि कुमेर ज्योति। अब देखते हैं कहाँ पर मिलता है आपको, ये आयनमंडल में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। अभी ये लास्ट क्वेश्चन आया भी था। बेतार संचार यानी कि जो आपकी रेडियो एक्टिव तरंग हैं, रेडियो तरंग हैं, रेडियो तरंगे हैं, इनको पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित कौन करता है। देखो रेडियो तरंगे हैं, धरातल से ये आकाश की तरफ भेजी जाती हैं, ठीक है, आकाश की तरफ भेजी जाती हैं। तो वायुमंडल में एक परत है आयनमंडल। आयनमंडल क्या करती है, इन रेडियो तरंगों को परावर्तित करके भेज देती है वापस कहाँ पर, पृथ्वी पर, और इस प्रकार हमारी संचार व्यवस्था इसके द्वारा संचालित होती हैं। तो कौन सा मंडल है ये, आयनमंडल। आयनमंडल में आपको मैंने 3-4 परतों के बारे में बताया था, ए परत, बी परत और सी परत। ए परत, बी परत, सी, ए भी नहीं, डी परत, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। ये नीचे से क्रम है, सबसे नीचे डी परत है, उसके ऊपर ई परत है, फिर एफ परत है और फिर जी परत है। डी परत की यदि बात करें तो ये लघु तरंगों को वापस भेजता है, लघु तरंगों को, ये दीर्घ तरंगों को और ये दोनों तरंगों को वापस भेजता है। ई परत को अपन कैनली हेविसाइड परत भी कहते हैं और एफ परत को हम एपल्टन परत के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, आयनमंडल। अगला है संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। संचार उपग्रह, देखो संचार उपग्रहों की यदि बात करें तो ये पृथ्वी के वायुमंडल का जो बाह्य मंडल है, बहिर्मंडल है, उसमें विक्षेपित या अवस्थित किए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। संचार उपग्रह किस में विक्षेपित किए जाते हैं, इन उपग्रहों को हम कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह। और कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं ये, आपके बहिर्मंडल में या बाह्य मंडल में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है। यानी कि ये स्तर हैं और इनके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, इनमें से कौन सा सही है हमको ये देखना है। क्षोभमंडल, देखो क्षोभमंडल के बारे में अपन ने बात की, सारी मौसमी घटनाएं या मौसमी परिवर्तन जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, क्षोभमंडल में, तो ये सही है। समताप मंडल में क्या है, ओजोन परत। तो समताप मंडल के बारे में अपन ने बात की थी कि समताप मंडल की 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है, तो ये भी सही है। अगला है आयन मंडल। ये है आयन मंडल। तो आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें। अभी हमने बात की थी संचार व्यवस्थाओं वाली जो रेडियो तरंगें हैं पृथ्वी से आकाश की तरफ भेजी जाती हैं, तो आयन मंडल में कुछ आयन होते हैं, उन आयनों द्वारा परावर्तित करके पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, तो ये भी आपका सही है। अगला है मध्यमंडल। मध्यमंडल ध्रुव ज्योति। ध्रुव ज्योति तो मध्यमंडल में नहीं, ध्रुव ज्योति कहाँ पे होती है, आयन मंडल में। ऑप्शन 1, 2, 3 इसमें से सही हैं, तो ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 3। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। मध्यमंडल में नहीं, ध्रुव ज्योति कहाँ पे मिलती है, आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में अभी हमने बात की थी, शायद लास्ट क्वेश्चन ये आ चुका है एक बार, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में अपन ने बात की थी कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी
मीथेन गैस ही है, और नाइट्रोजन जो है आपकी ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूटों में अपना उत्तर चुनिए, यानी कि कथन और कारण दिए हुए हैं ए और आर, हमको देखना है कि कथन सही है या नहीं और उसका कारण भी सही है या नहीं है। पहला है समताप मंडल में ऊंचाई के अनुरूप तापमान में वृद्धि होती है। देखो समताप मंडल के बारे में मैंने बताया था कि 20 किलोमीटर 13 से 20, 13 तक तो आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल से ऊपर 13 से ऊपर समताप मंडल है आपका 13 से 50 तक। तो 20 किलोमीटर 13 से 20 किलोमीटर तक तापमान समान रहता है, 13 से 20 किलोमीटर तक तापमान समान रहता है। उसके बाद 20 के बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है आपकी ओजोन मंडल या ओजोन परत। ओजोन परत में तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। ठीक है, तो देखते हैं समताप मंडल में ऊंचाई के अनुरूप तापमान में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। ये कथन है, वो इसका कारण देखते हैं। समताप मंडल की उष्णता मुख्यतः ओजोन अणुओं के द्वारा सूर्य परावैंगनी रश्मि के विकिरण के अवशोषण द्वारा होता है। समताप मंडल की ऊष्मा मुख्यतः ओजोन अणुओं के द्वारा परावैंगनी किरणें के विकिरण के अवशोषण से होता है। ठीक है, सूर्य से जो परावैंगनी किरणें आती हैं, ओजोन परत उनका अवशोषण करती है, और अवशोषण करती है तो यहाँ पे इसका तापमान बढ़ा देती है। तो ओजोन जो परत है वही इसकी तापमान में वृद्धि का कारण है, तो इसका कारण भी सही है। तो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए संकेतों से अपने उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि वही कथन और कारण देखना है आपको। कथन है कि क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के मध्य वायु का सम्मिश्रण कम पाया जाता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य वायु का सम्मिश्रण कम पाया जाता है। तो और समताप मंडल बहुल मात्रा में जलवाष्प और धूल कण से युक्त होता है, तो ये गलत है दूसरा जो कारण दिया हुआ है, क्योंकि समताप मंडल में धूल कण और वाष्प नहीं मिलती है। धूल कण और वाष्प की यदि बात करें तो वो कहाँ पे मिलते हैं, आपके क्षोभ मंडल में। तो एक सही है, यानी कि इसका कथन जो है वो सही है और कारण इसका गलत है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में जलवाष्प नहीं पाई जाती है, जलवाष्प कहाँ पे पाई जाती है, आपकी क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है। ठीक है, यानी कि जो गैसें हैं वायुमंडल में पाई जाती हैं जो प्राकृतिक हैं, यानी कि पर्यावरण की तरफ से ही, यानी प्रकृति द्वारा ही इसमें समाहित हैं वायुमंडल में, जो अलग से नहीं आई हैं। अब इनमें से वो गैस देखना है हमको जो प्रकृति के बाहर से है, यानी कि प्राकृतिक घटक नहीं है उसका, यानी कि अप्राकृतिक गैस है वो। ठीक है, क्रिप्टॉन मैंने आपको बताया था, देखो नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, जेनॉन है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है। ठीक है, ये सभी गैसें हैं कौन सी, प्राकृतिक गैस। इनके अलावा जो कोई गैस है वो है अप्राकृतिक। देखो क्रिप्टॉन है, आर्गन है और जलकण यानी कि जलवाष्प, ये भी प्राकृतिक है जलवाष्प भी, लेकिन क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये अप्राकृतिक है। इसका फ्रेज या एसी जो होते हैं उनसे निकलती है ये गैस, जो कि एक अप्राकृतिक गैस है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ओजोन क्षरण में सर्वाधिक सहयोगी है, यानी कि सर्वाधिक ओजोन का क्षरण जो हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही हो रहा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चयन करें। हमको सूची है जो मिलानी है, इधर मंडल दिए हुए हैं और इधर इनके बारे में कुछ विशेषता दी हुई है, तो वो हमको देखना है। ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, मैंने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल में जैसे हम ऊपर जाएंगे, क्षोभ मंडल में जैसे ही ऊपर जाएंगे तो प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। किस में कम होता है, क्षोभ मंडल में। अब देखते हैं ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है तो किस में गिरता है, आपका क्षोभ मंडल में। तो पहले में हो जाएगा 4। ठीक है, अगला है रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर परावर्तित करता है। रेडियो तरंगों के बारे में अपने बात की थी कि रेडियो तरंगें आयन मंडल में
जो आयन होते हैं उनके द्वारा परावर्तित की जाती हैं कहाँ कर, पृथ्वी की ओर। तो रेडियो तरंगों से संबंधित मंडल कौन सा है, आयन मंडल। एक अगला है अधिकांश ओजोन समाहित है, अधिकांश ओजोन जो है वो कहाँ पे समाहित है, समताप मंडल में ही। और तापमान में गिरावट रुक जाती है, वो रुक जाती है आपकी क्षोभ सीमा में। तो हो जाएगा आपका 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभमंडल के तापमान में गिरावट को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि क्षोभमंडल में जो तापमान में गिरावट होती है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो देखो वो उससे को कहते हैं अपन रुद्धोष्म। रुद्धोष्म दर क्या होती है, यानी कि वातावरण के, देखो सॉरी वायुमंडल लिखते हैं ना, क्षोभमंडल के तापमान में गिरावट के किस रूप में जाना जाता है। क्षोभमंडल में तापमान में गिरावट होती है उसे रुद्धोष्म दर कहते हैं। देखो क्या होता है, ये वायुमंडल के तापमान में बिना घनत्व दबाव में परिवर्तन किए तापमान में परिवर्तन हो जाए। वायुमंडल के तापमान में बिना घनत्व दबाव में परिवर्तन किए तापमान परिवर्तन हो जाए उसे अपन कहते हैं रुद्धोष्म दर। ह्रास दर या ताप दर, ह्रास दर तापमान का क्षरण ही होता है, ताप दर यानी उसका वृद्धि होती है और तापीय क्षति भी उसका क्षरण ही होता है। तो रुद्धोष्म दर की यदि बात करें तो यह है आपका क्षोभमंडल में होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर ओजोन सघन रूप से पाई जाती है, ओजोन सघन रूप से पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि 15 से 35, तो यहाँ पे 15 से 35 पूरी इसकी ऊंचाई दी हुई है। ओजोन परत की ऊंचाई जो है 15 से 35 किलोमीटर ही है। ओजोन 15 से 35 किलोमीटर पाई जाती है और उसमें भी अगर सघनता की अपन बात करें तो 20 से 35 किलोमीटर तक इसकी सघन 25 से 35 किलोमीटर तक इसकी सघनता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15 से 35 तक ओजोन सघन रूप से पाई जाती है। अगला है जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। जेट स्ट्रीम, देखो जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी जो है यानी कि अपने वायुमंडल में धरातल से ऊपर जो वायुमंडल है उसमें क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा, क्षोभमंडल की जो ऊपरी सीमा है उसमें कुछ पवनें हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं और इनकी अगर क्षेत्र की बात करें तो 20 डिग्री अक्षांश से और ध्रुवों तक इनकी गति होती है। जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर ठीक है, और 20 डिग्री से ध्रुवों तक ये चलती हैं। और इनकी गति की यदि बात करें पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, अब देखते हैं जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी कहाँ पाई जाती है, ये पूछ रहा है। निम्न क्षोभमंडल में, ऊपरी क्षोभमंडल में, मध्य क्षोभमंडल में, संपूर्ण क्षोभमंडल में। तो ऊपरी क्षोभमंडल में ये पाई जाती हैं आपकी जेट स्ट्रीम तरंग है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, अगला है
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि 2 सूची दी हुई हैं, इन सूचियों में से आपको मिलाना है। ये गैसों का जो प्रतिशत है, यानी गैसों की मात्रा के आधार पर हमको दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपकी 20.95% है। ऑर्गन की यदि बात करें 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की यदि बात करें तो 0.03 और नाइट्रोजन सर्वाधिक 78.08% है। तो इसमें होगा आपका देखो 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ पहले में 4 है ये ऑक्सीजन 20.5, तो ऑप्शन आपका होगा बी। ठीक है, यहाँ पे हमको देखने में दिक्कत हुई थी। या ऑक्सीजन आपका 20.5 95%, यानी कि पहले में 4 होगा, दूसरे में 3 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 1, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किसमें तापमान स्थिर रहता है। तो तापमान स्थिर की यदि बात करें तो क्षोभ सीमा में तापमान स्थिर रहता है। क्षोभ सीमा की यदि बात करें, क्षोभ मंडल की ऊपरी जो सीमा है और जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करती है, 1 से 1.5 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, और तो वो है कौन सी आपकी क्षोभ सीमा। इसमें तापमान स्थिर रहता है क्षोभ सीमा पर। पूरे समताप मंडल की यदि बात करें तो पूरे समताप मंडल में तापमान स्थिर नहीं रहता है, लेकिन क्षोभ सीमा में तापमान स्थिर रहता है। यहाँ पर लगभग -60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान होता है क्षोभ सीमा में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। आयन मंडल की निचली परत को कहते हैं। आयन मंडल की निचली परत, देखो आयन मंडल में इनके मंडल की यदि बात करें क्षोभ मंडल तो उसकी होगी क्षोभ सीमा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका समताप मंडल, उसकी समताप सीमा, और आयन मंडल है उसकी आयन सीमा होगी। और ऐसे ही आप अब से बात कर रहा है ये आयन मंडल की। तो आयन मंडल से नीचे है, एक बार देखते हैं, देखो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद आता है क्षोभ सीमा, और उसके बाद आती है समताप मंडल। क्षोभ मंडल की है क्षोभ सीमा, समताप मंडल का है समताप सीमा। इसके बाद है मध्य मंडल, मध्य मंडल की है मध्य सीमा। उसके बाद है आयन मंडल, इसकी है आयन सीमा। उसके बाद है आपका बहिर्मंडल। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आयन मंडल की निचली सीमा, यानी कि आयन मंडल से नीचे कौन सी परत है। तो आयन मंडल से नीचे कौन सा आपकी परत है, आयन मंडल से नीचे है आपकी मध्य मंडल। तो मध्य मंडल की जो सीमा है, मध्य मंडल की ही बात कर रहा है, सीमा की नहीं पूछ रहा, तो मध्य मंडल ही है उसकी नीचे वाली है, तो हो जाएगा आपका आयन मंडल से नीचे मध्य मंडल। ये तो ऑप्शन में नहीं है। आयन मंडल की निचली सीमा को क्या कहते हैं, तो आयन मंडल की सीमा को कहते हैं मध्य सीमा, ई, ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। अगला है वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन से भाग में मुक्ताप मेघ पाए जाते हैं। मुक्ताप मेघों की यदि बात कर रहा है, और मुक्ताप मेघ पाए, देखो 2 प्रकार के मेघ मिलते हैं, मुक्ताप मेघ और दूसरा है पक्षाप मेघ। ठीक है, तो हमसे बात कर रहा है मुक्ताप मेघ की। देखो मुक्ताप मेघ जो हैं ये समताप मंडल में कभी कभी कुछ बादल दिखते हैं, उनको अपन कहते हैं मुक्ताप मेघ, और इनको अपन नेक्रियस क्लाउड भी कहते हैं। समताप मंडल की यदि बात करें तो मुक्ताप मेघ पाए जाते हैं आपके समताप मंडल में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर।
तो ये था आपका वायुमंडल का पहला पार्ट के कुछ क्वेश्चन थे। इसका एक पार्ट और अपन डिस्कस करेंगे, उसमें पूरा वायुमंडल आपका कवर हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।